MD-CAT 2025 के लिए गैस पेपर सीरीज़ मैंने यहाँ पर स्टार्ट की है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था। उससे पहले सुबह भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। उसके लिंक्स भी मैं इस यहाँ पर शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ये उसका पार्ट 2 है। कुछ MCQs, कोई 189 MCQs हैं जो थ्रू आउट फिज़िक्स के कोर्स से पिक किए गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही MCQs इसी तरह से आएंगे, लेकिन ज़ाहिर है एक कॉन्सेप्ट की आपकी रिवीजन हो जाती है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी हो जाती है। सो अगर 2-1 दिन में आपके सामने वो MCQ आपके पास आता है या किसी और शेप में आता है तो आसानी से आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये टेस्ट जो है या ये जो प्रिपरेशन है, ये MD-CAT के अलावा बाकी भी जितने भी हमारे चाहे मेडिकल हैं या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, NUST, GIK, PIAS, न्यूटेक, IST एंड नेशनल जो NTS कंडक्ट करता है नेट टेस्ट, उसमें भी आप उसकी प्रिपरेशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 50 किए थे। सो क्वेश्चन नंबर 51 अगेन जिस तरह से पिछले क्वेश्चंस में ये बार पॉइंट रिपीट हो रहा था, द वैल्यू ऑफ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। 52 आपके पास है, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द मैग्निफिकेशन ऑफ द बाय द ऑब्जेक्टिव। सो ये वाले जो MCQs हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाले हैं। The distance between atom is 0.3 nanometer. Between atoms is 0.3 nanometers. What will be the wavelength of X-rays at angle 30 degree for first order diffraction? If first order diffraction, तो ज़ाहिर है हमारे पास जो सेपरेशन है वेवलेंथ की वैल्यू भी उतनी ही होनी चाहिए है। सो दैट विल बी 0.3 नैनोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 54। अगेन ये भी वही चीज़ है। 55 इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिस चैप्टर इज़ नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये भी शामिल नहीं है। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई, ये अगेन वही चीज़ है, बार बार ये क्वेश्चन उन्होंने पिक किया हुआ है। ओके ये भी इंक्लूडेड नहीं है। The spectrum of a star's light is measured and the wavelength of one of the lines as sodium line is found to be 589 nanometer. The same line has a wavelength of 497 nanometer when observed in the laboratory. This means the star is moving away. इसका इफेक्ट आपको पता होना चाहिए है, डॉपलर्स इफेक्ट है। ठीक है, और ज़ाहिर है जब ये दूर जाएगा तो वेवलेंथ में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। सो ये उसकी ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ है, तो दैट विल बी रिसीडिंग, दैट विल बी रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ। नज़दीक आता तो वेवलेंथ में डिक्रीज आता, फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज। What is the period of mass spring system during simple harmonic motion if the ratio of mass to spring constant is 1/4? तो इसमें आपके पास जो इक्वेशन यूज़ होगी दैट इज़ 2 pi is equal to m over k, सॉरी t is equal to 2 pi m by k, और मैस टू स्प्रिंग रेशो जो है ये 1/4 है, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। सो दैट विल बी 2 pi by 2, 2 कैंसल, पाई जवाब आएगा, ये n नहीं है बल्कि ये पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड फाइंड द रेशो ऑफ द न्यू फ्रीक्वेंसी टू द ओल्ड फ्रीक्वेंसी। सो आपके पास फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन है 1/2 pi g by l। ठीक है, और अगर इसकी क्या कर दें हम, लेंथ की वैल्यू हम डबल कर दें। सो नई फ्रीक्वेंसी जब मैं लगाऊंगा 1/2 pi g by l प्राइम आ जाएगा। l प्राइम की जगह हम लगा देंगे 2l, ये मैं हटा देता हूँ। सो दैट विल बी अगर मैं इसको सिर्फ ये 1/2 स्क्वायर रूट को निकाल दूँ, ये वाला, बाकी तो वही गन बला है, 1/2 pi g by l टाइम वही फ्रीक्वेंसी है। सो ये उसका जो रेशो मिलेगा f प्राइम बाई f दैट विल बी इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट, ये वाला आंसर आएगा आपके पास। 62 आपके पास क्वेश्चन है, इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ रेडियस ऑफ x0 द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी पॉइंट इज
v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट माइनस एक्स। तो ये बेसिकली जो इक्वेशन होती है वो होती है ओमेगा स्क्वायर नहीं है, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर, ठीक है। तो ज़ाहिर है इसका डायमेंशन आता है x, क्योंकि ज़ाहिर है इसका स्क्वायर रूट है, और ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए है कि v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा आपके पास आता है, तो r की जगह x आ जाता है, यहाँ से डायमेंशन। तो आपके पास ये करेक्ट ऑप्शन ये b वाला नहीं है, ये गलत है, ये a वाला करेक्ट ऑप्शन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ लेंथ 9.8 मीटर विल बी, ठीक है। सो ये भी आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी अगेन 1/2 पाई जी बाई एल, जी की वैल्यू 9.8 है और लेंथ की वैल्यू भी 9.8 हो गई, तो ये हो गया 1, तो ये 1/2 पाई हर्ट्ज हो जाएगा, सिंपल। ओके, बॉडी परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ पीरियड ऑफ 0.03 सेकेंड्स, ये उसका टाइम पीरियड है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी ज़ाहिर है मीन पॉइंट पे होगी। व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ द एम्पलीट्यूड एक्स नॉट एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, जो रेडियन पर सेकंड में है। सो इस क्वेश्चन में आपके पास सिंपल सा रूल है कि ओमेगा की वैल्यू मालूम करने के लिए यू नीड टू नो 2 पाई बाई टी, टी आपको ऑलरेडी गिवन है, 2 पाई डिवाइडेड बाई 0.063, 0.063 के लिए आप यहाँ पर 1000 लिख लें, ठीक है, ये 63 हो जाएगा। अब इसको आप इस तरह से सॉल्व कर लें कि ये तकरीबन आपके पास 2 पाई से आपके पास आ जाएगा 6, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 है, और अगर आप 63 को मिसाल के तौर पर 60 कंसिडर कर लेके तो ये तकरीबन 10 तक आ जाएगा, 6 10 से 60, और यहाँ से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट आपके पास 100, ये ऑलमोस्ट की वैल्यू मैं यूज़ कर रहा हूँ, 100 आ जाएगा ओमेगा। उसी के साथ जब आप मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, सो v इज़ इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, ठीक है। वो तो हमें क्या चाहिए है, एक्स नॉट की वैल्यू चाहिए एम्पलीट्यूड की, तो एक एक्स नॉट आ जाएगा v बाई ओमेगा। सो v हमारे पास कितना है, यहाँ पर हमने देखा था 3 मीटर पर सेकेंड, और इसको हमने 100 पर डिवाइड कर देना है, सो दैट विल बी 0.03, तो ये आपके पास ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 65, फूड बीइंग कुक्ड इन माइक्रोवेव ओवन इज एन एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस, सिंपल सी सिचुएशन है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हुज पीरियड इज 6.8 सेकंड एट अ प्लेस वेयर जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू दी गई है और लेंथ की वैल्यू पूछी गई है, टाइम पीरियड दिया गया है। सो इक्वेशन हमारे पास है टी इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी, टाइम पीरियड की, उसको आप स्क्वायर कर लें तो एल रह जाएगा, जी यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, टी के ऊपर स्क्वायर, और ये 4 पाई के ऊपर स्क्वायर। अब इसमें अगर आप वैल्यूज़ पुट करते हैं तो सीधा कर लें, लेट्स से ये टाइम पीरियड आपके पास है 6.28 का स्क्वायर, और क्या चीज़ है, जी की वैल्यू है 10, और 4 पाई स्क्वायर जो है ये बेसिकली 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा। सो 2 पाई से ऑलरेडी 6.28 आता है, क्यों, क्योंकि 3.14 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6.28 आता है। तो थोड़ा सा मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ, बहुत गंद मच गया है इसको थोड़ा सा साफ़ कर लें। सो एल इज़ इक्वल टू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट कर दें, 10 6.28 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इस 2 पाई से 6.28 आ जाएगा, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। सो आपके पास ये दोनों फिगर्स कैंसिल हो जाएंगे और ये आपके पास 10 मीटर आ गया जवाब। रेजोनेंस ऑकर्स व्हेन द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड। द रेड शिफ्ट, सिंपल सी बेसिक कंडीशन है, द रेड शिफ्ट मेजर ऑफ द डॉप्लर इफेक्ट ऑफ गैलेक्सीज इंडिकेट दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ठीक है, क्योंकि जाहिर है अगर एक ऑब्जेक्ट
जहाँ से आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट जो है उससे दूर जा रहा है, तो वहाँ से जो लाइट आपको मिल रही है उसमें आपको फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज़ मिलेगा, ठीक है। एंड दैट इज़ एक्चुअली द रीज़न बिहाइंड दी दैट कंडीशन कि वो एक्सपेंड हो रही है। द फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज टू ह्यूमन हीयर इज़, सिंपल सी बात है, 20 to 20 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। ट्यूनिंग और रेडियो इज़ अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस. A wire is stretched by a force which causes an extension. The energy is stored in it only. Extension of wire is proportional to force applied. अच्छा, सो अब यहाँ पर आप देखें तो इसमें आप देखें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि आपने इलास्टिक लिमिट के अंदर ये काम करना है, तब जाकर ये एनर्जी जो है उसमें स्टोर होगी, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट द ए ऑप्शन बट द बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इलास्टिसिटी, अच्छा यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आपने इन चारों में से एक टिक करना है. इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच एनेबल्स बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन. इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी दैट डज नॉट अलाउ इट टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप. ये तो ज़ाहिर गलत है. इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी दैट अलाउज इट टू रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड डायमेंशन आफ्टर द स्ट्रेस. ठीक है, ये आप देखें यहाँ पर क्या चीज़ मिसिंग दी. आफ्टर द स्ट्रेस इज रिमूव्ड. इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी दैट ओबेज हुक्स लॉ. सो ये आपके पास एग्जैक्टली करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि उसमें आप जैसे ही स्ट्रेस को रिमूव करेंगे तब ये बात होगी, ठीक है. सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. इसी के साथ हमारे पास 72 के बाद अगला नंबर 73 का है. द रेशो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड एज यंग्स मॉडुलस. ये तो खैर सिंपल सी चीज़ है, हालांकि ये चैप्टर अवेलेबल नहीं है, और अगर ये चैप्टर नहीं है तो हम इसको क्यों कर रहे हैं, छोड़ दें इसे, बिल्कुल इसको हटा दें, ठीक है. तो ये सारे के सारे 4 मीटर लॉन्ग ये सब्जेक्ट. ये कौन सा क्वेश्चन है? The percentage elongation which the wire undergoes is, ये भी. strain energy, ये भी आउट है. The ratio of applied stress to the, ये भी आउट है. ductile material collisions must be elastic. The pressure does change with time, then the total kinetic energy of the gas is constant because collision must be elastic. Collision between gas molecules occur. Collisions between gas molecules occur linearly. Collisions must be inelastic. तो जाहिर है इस सिचुएशन में जब आप if the pressure does not change with time, so the total energy of the gas constant because collisions must be elastic. So normally ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो collision है गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक भी उसको हम elastic कंसिडर करते हैं. Hydrogen and oxygen both are at thermal equilibrium at the temperature 300 Kelvin. Oxygen molecules is 16 times massive than the hydrogen. Root mean square speed of hydrogen is. So that is specifically जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या फेडरल बोर्ड है उसमें ये ऑप्शंस हैं. अब इसमें आप देखें कि रूट मीन स्क्वायर का जो रिलेशन है स्पीड का, दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m स्क्वायर रूट. तो अब अगर हम हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ कंपैरिजन करें, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा कि 1/mh या हाइड्रोजन के लिए लिख लें और ऑक्सीजन का उलट हो जाएगा, या मैं इसको पहले आपके सामने लिख दूं, डिवाइडेड बाय 1/mo, ठीक है. तो क्रॉस में आ जाएंगे ये अब 1/mh इंटू mo. mo जो है ये 16 टाइम्स ऑफ ho है और नीचे आपके पास ho आ जाएगा, सॉरी mho, ठीक है, और ये भी m. तो ये mm कैंसिल हो जाएंगे आपके पास और ये 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा. सो दैट विल बी 4 टाइम्स रूट मीन स्क्वायर ऑफ ऑक्सीजन.
क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास फिर इक्वेशन ये आएगी VH इज़ इक्वल टू 4 और ये V0 उधर शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज़ दिस वन। फिर उसके बाद इसमें व्हाट इज़ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये ऑप्शन सी तो ठीक है, लेकिन इसमें ये -1 है, ये -2 नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। 83 हमारे पास है गैस सैंपल कंटेन्स 3 molecules each having speed 1 meter per second, 2 meter per second and 3 meter per second. What is the mean square speed, or what is the mean square speed? 14 by 3, 2 meter per second, 6 meter per second and 14 by 3 square root meter per second. तो चूँकि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्क्वायरिंग के बाद मीन लेना है, तो अगर आप 1 का स्क्वायर लेंगे, फिर 2 का स्क्वायर लेंगे और फिर 3 का स्क्वायर लेंगे और इनको आप 3 पे डिवाइड कर देंगे, बिकॉज रूट नहीं है यहाँ पर, तो इसमें यह आ जाएगा 1 + 4 5 + 9 14। तो आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है गैस कंटेनिंग n नंबर ऑफ molecules of a gas having mass of each molecule as m is in a cubic container having length of each side a. What is the density of the gas contained in a cube? So सिंपल सा पॉइंट है कि टोटल मास जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाई m, ठीक है। और वॉल्यूम में हर एक जो साइड है वो a के बराबर है, तो उसका आप a क्यूब ले लें, ठीक है। तो nm/a क्यूब जो है a3 नहीं है बल्कि a क्यूब है, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इन जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, n जो है वो आपके पास टोटल n कैपिटल N डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है। टू सैंपल ऑफ गैसेस 1 and 2 आर टेकन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज V1:V2 इज इक्वल टू 2:3। व्हाट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस सैंपल? तो चूंकि दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम है, तो चूंकि यहाँ पर ये टेम्परेचर और प्रेशर जो है दोनों का सेम है स्टैंडर्ड, तो इस वजह से इनके जो मोल्स का रेशो है नंबर ऑफ मोल्स का, वो भी हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। द रिलेशन PV इज इक्वल टू nRT, सिंपल सा पॉइंट है ये, ठीक है। If Q is the amount of heat supplied to a system and W is the work done, then change in internal energy can be defined as. मैं आपको यहाँ पर यह बता दूँ कि Q जो है ये U + W के बराबर होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक। Then the change in internal energy can be defined as. इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है ये Q - W के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप इधर इसको शिफ्ट कर देंगे। 89. A heat engine operating according to second law of thermodynamics rejects 1/4 of the heat taken from the high temperature reservoir. What is the percentage efficiency of the heat engine? क्या करता है, rejects 1/4 of the heat taken from high। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1/4 जो है ये क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है ठीक है। तो अगर 1/4 रिजेक्ट कर रहा है, एक में से एक हिस्सा ये रिजेक्ट कर रहा है, 3 हिस्से काम कर रहा है, तो 75% इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस कैन बी मैथमेटिकली रिटन एज दैट इज दिस वन, ठीक है। ये वाला इन्होंने लिखा हुआ है बट दैट इज रॉन्ग, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, Q इज इक्वल टू W + U। आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 किधर गया, ये वाला है यहाँ पर। व्हाट इज़ द फैक्टर अपॉन विच चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स? चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, पाथ फॉलोड टू चेंज इंटरनल एनर्जी। ये पाथ फॉलोड पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है और चेंज इन टेम्परेचर से ही उसकी इंटरनल एनर्जी अफेक्ट होती है। Then is question number 92. For a heat engine A, ratio of Q1 to Q2 is 2:3, while that of heat engine B, ratio of Q2 to Q1 is 1:3. What is the
efficiency of A compared to or ratio efficiency of B. अच्छा, यहाँ पर ये मैंने इसके चेक किया है वैल्यू को कि यहाँ पर जो इन्होंने रेशो लिया है ना Q2 to Q1, ये गलत है। ठीक है, ये बेसिकली ये Q1 to Q2 नहीं है बल्कि Q2 to Q1 है। सो पहली एफिशिएंसी जो है, लेट्स से दैट विल बी इक्वल टू -1 - T2 1 - Q2 by Q1, और B के लिए 1 - Q2 by Q1। अब इसको मैं पहले से आराम से सॉल्व कर लेता हूँ। 1 - ये 2/3 है, इससे आ जाएगा 1/3। B के लिए है ये 1/3, 1 - 1/3, इससे आ जाएगा 2/3। तो अगर आप A को एफिशिएंसी ऑफ B पे डिवाइड करेंगे, सो 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3, 3 और 3 कैंसिल, 1:2 आ जाएगा। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन C आ जाएगा। अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। सो इस सिचुएशन में हमारे पास दैट अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, the pressure of a gas is 2680 Pascal. By changing the temperature, pressure increases to this value. So temperature मालूम करना है। So हमारे पास रिलेशन जो है वो P1/T1 is equal to P2/T2 है। तो इसको आप रीअरेंज करके इसमें वैल्यूज़ लगा लें। ठीक है, हमें T2 की वैल्यू मालूम करनी है। सो T2 आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। That will be T1 multiplied by P2 divided by P1। तो इसका अगर आप सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट 496.38 केल्विन। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। A heat engine working according to the second law of thermodynamics has 50% efficiency. What will be the temperature of its low temperature reservoir if high temperature reservoir is 327 डिग्री सेंटीग्रेड? तो इसके लिए हमारे पास ये आ जाएगा, एफिशिएंसी की जगह हम ये लगा देंगे 50/100। अच्छा, T2 की वैल्यू मालूम करनी है। T1 हमारे पास कितना है? 327 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हमारे पास एफिशिएंसी जो है वो 50% है। ठीक है, 50/100 और 1 - T2। T1 की वैल्यू जो है ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की 327 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें हम 273 ऐड कर देंगे तो ये 600 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास आएगा 0.5, इसको आप उधर शिफ्ट कर दें, 1 - 0.5, और ये वाली टर्म इधर शिफ्ट कर दें, ये प्लस साइन आ जाएगा इसके साथ। सो ये अब आपके पास आएगा 0.5, और फिर ये मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइड बाई 600, यह आ जाएगा 300, इसका हाफ हो जाएगा 600 का, और 300 केल्विन जो है ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर आएगा सिंपल कन्वर्शन करके। when the rate of gas changes without change in temperature, ठीक है, तो ये ज़ाहिर अब रेट का मुझे नहीं समझ आ रही कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बट नॉर्मली टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट इज़ द 273 केल्विन ऑन द सेल्सियस स्केल ऑफ द टेम्परेचर? -1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सॉरी 0.15। सिंपल कन्वर्जन से आप मालूम कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ हीट Q1 इज एब्जॉर्ब्ड एट टेम्परेचर T एंड हीट Q2 इज एब्जॉर्ब्ड एट टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, देन द अननोन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इन केल्विन। सिंपल सा आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है, 273 मल्टीप्लाइड बाई Q1 डिवाइडेड बाई Q2। The rapid escape of air from the burst is an example of, ज़ाहिर एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पर टाइम हीट फ्लो के लिए अवेलेबिलिटी कम होती है। विच ए रिलेशन एग्जैक्टली डिस्क्राइब द आइसोथर्मल प्रोसेस? Q इज इक्वल टू W। वाई? क्योंकि डेल्टा U की वैल्यू 0 हो जाती है। इफ अ टर्बाइन इज वर्किंग एज ए हीट इंजन and takes दैट फ्रॉम द हॉट बॉडी,
427 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एग्जॉस्ट्स इनटू अ बॉडी एट 77 डिग्री, ये कोल्ड हो जाएगा, देन व्हाट इज़ द पॉसिबल एफिशिएंसी। तो अब आपके पास एफिशिएंसी की फार्मूला जो है वो 1 माइनस T2/T1 है। अच्छा, अब लो टेम्परेचर रिजर्वायर का जो वो है 77 डिग्री है सेल्सियस, इसमें अगर हम 273 को ऐड कर दें तो इस सिंपल इसको कन्वर्ट कर देंगे। T2 की वैल्यू हमारे पास जब कन्वर्ट होगी, मतलब 77 को 273 के साथ ऐड करेंगे, सो दिस विल बिकम 350, और ये 427 में हम 273 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 700। ये बन जाएगा सिंपल 1/2, 1 माइनस 1/2 से आ जाएगा 0.5, तो ये आपके पास 50% एफिशिएंसी हो गई है, 0.5। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 100 तक हमारे पास फर्स्ट ईयर का सारा कोर्स फाइंड अप हो गया है। इसमें कोशिश तो इन्होंने यही की है और मैंने भी यही ट्राई किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉइंट्स का को एड्रेस किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए। ठीक है। रिमेनिंग जो 89 क्वेश्चंस हैं वो मैं कोशिश करता हूँ कि एक में या दो में वीडियोस में फ़ाइनल कर लूँ और जल्द से जल्द आपके सामने ले आऊँ, ताकि आप उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट और लाइक ज़रूर किया करें, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ encouragement for me. Thank you.